गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, मैं रेणु चौधरी आप सभी का उत्कर्ष क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग मस्त हो और अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही एक स्पेशल और छोटा सा टॉपिक जिसको हम बोलते हैं जर्म प्लाज्म। तो आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जर्म प्लाज्म क्या होता है। तो सबसे पहले तो यही आता है कि जर्म प्लाज्म होता क्या है, या फिर जर्म प्लाज्म के बारे में सबसे पहले किसने बताया। जर्म प्लाज्म के बारे में सबसे पहले बताने वाले वैज्ञानिक का नाम था वीजमैन। इन्होंने सबसे पहले जर्म प्लाज्म के बारे में बताया। हम जर्म प्लाज्म को पढ़ने से पहले कुछ वर्ड्स जो हम लोग यूज करते हैं उनके बारे में बात करते हैं। कि पहला एक वर्ड आता है कि जिसको हम क्या बोलते हैं, कल्टीवार बोलते हैं। आप लोगों ने ये वर्ड काफ़ी सुने होंगे, जैसे कि कल्टीवार, वेराइटी, ब्रीडिंग लाइन, या फिर हम जिसे क्या बोलते हैं, जेनेटिक लाइन। ये होती क्या है जेनेटिक लाइन, या इसे हम क्या बोल सकते हैं, किसी का जर्म प्लाज्म भी बोल सकते हैं। इन सब की बात करें तो ये सब क्या होते हैं, सेम ही चीज़ें होती हैं। अगर हम बात करें कल्टीवर, वेराइटी, ब्रीडिंग लाइन या जेनेटिक लाइन या जर्म प्लाज्म, इनको हम बस बोलने का या जो यूज करते हैं उसके बेसिस पर इसका नाम अलग अलग होता है। इन सब की बात करें तो ये सब होती एक ही चीज़ है। अगर हम बात करें कि कल्टीवर और वेराइटी, इन वर्ड का इस्तेमाल कौन करता है, फार्मर यूज करता है। जब फार्मर क्या करता है, ग्रो करता है, तो किसको ग्रो करता है, वेराइटीज को ग्रो करता है, कल्टीवर को ग्रो करता है। तो फार्मर जब इनको यूज करता है तो वो इसको नाम देता है कल्टीवर या वेराइटी। तो कल्टीवर और वेराइटी किसके लिए यूज होते हैं, जो फार्मर होते हैं वो जब इसे यूज करते हैं तो इसे क्या बोलते हैं, कल्टीवर या वेराइटी के नाम से इसे जाना जाता है। वही हम बात करते हैं कि ब्रीडिंग लाइन या जेनेटिक लाइन या जर्म प्लाज्म, ये क्या है। ये जब भी कोई वैज्ञानिक या साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं तो उस वक्त जिन लाइन का इस्तेमाल करते हैं तो क्या यूज करते हैं, ब्रीडिंग लाइन और जेनेटिक लाइन टर्म को यूज करते हैं। तो इसमें कौन यूज करते हैं, रिसर्चर्स। जब हम लोग रिसर्च करते हैं उस टाइम इनको एक स्पेशल नाम से जाना जाता है, उसे क्या बोलते हैं, ब्रीडिंग लाइन या जेनेटिक लाइन। ये जो ब्रीडिंग लाइन या जेनेटिक लाइन है यही क्या है, वेराइटी है या कल्टीवर है। तो ये सब एक दूसरे के सिनोनेम ही हैं, बस इनको यूज कौन कर रहा है उसके बेसिस पर इनको अलग अलग नाम दिया गया है। तो ये चीज़ हमें समझ में आई। तो अब हम बात करते हैं कि ये कल्टीवर है, वेराइटी है, ये बेसिकली है क्या। ये एक सीड ही तो है, सीड ही को तो हम क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। तो कहीं ना कहीं सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ स्टोर होती हैं, सीड के अंदर स्टोर होती हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ स्टोर होती हैं, सीड के अंदर यूज होती है। तो हम किसको स्टोर करेंगे, जब हम बात कर रहे हैं कि स्टोर करेंगे कि हम कल्टीवर, वेराइटी, ब्रीडिंग लाइन, जेनेटिक लाइन, इन सबको किस रूप में स्टोर करते हैं, सीड की फॉर्म में क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। अब ये स्टोर भी अलग अलग तरीके से हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि फार्मर जब इसको स्टोर करता है तो किसके लिए स्टोर करता है, वो अपने कंजप्टिव यूज के लिए इसको स्टोर करता है। वहीं जो रिसर्चर्स होते हैं इन सीड को स्टोर करते हैं जीन बैंक में, तो वो किस में यूज करते हैं, जीन बैंक में स्टोर करते हैं। जीन बैंक में स्टोर क्यों करते हैं, वो इसलिए स्टोर करते हैं ताकि इन फ्यूचर कोई भी क्राइसिस हो उस टाइम हम उस जर्म प्लाज्म को यूज कर सकें। तो या फिर किसी भी रिसर्च पर्पज के लिए हमें उस जेनेटिक मटेरियल की ज़रूरत पड़ी तो वहाँ पर हम उसको इस्तेमाल कर सकें। तो सीड को अगर फार्मर स्टोर करता है तो सीड को भी दो तरीके से हम लोग स्टोर कर सकते हैं। अगर फार्मर की हम बात करें, फार्मर स्टोर करता है तो फार्मर इसको किसके लिए स्टोर करता है, फार्मर इसको स्टोर करता है अपने कंजप्टिव यूज के लिए। वहीं हम बात करें कि जो रिसर्चर्स होते हैं वो रिसर्चर्स इसी सीड को किसके लिए स्टोर करते हैं, उसको इन फ्यूचर में अगर किसी भी रिसर्च पर्पज के लिए हमें इस सीड की ज़रूरत पड़ी, इस जेनेटिक मटेरियल की यूज़ करी, तो उसके लिए हम इसको जीन बैंक में स्टोर करते हैं। वहीं जब फार्मर इसको स्टोर करते हैं तो लार्ज अमाउंट में इसको क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। तो फार्मर इसको क्या करते हैं, लार्ज अमाउंट में स्टोर करते हैं।
लेकिन जब जीन बैंक में स्टोर किया जाता है तो बहुत कम क्वांटिटी में क्या किया जाता है, इसको स्टोर किया जाता है। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है कि फार्मर, तो हम जो जर्म प्लाज्म की बात कर रहे हैं वो जो जीन बैंक में हम इसको स्टोर करेंगे, ये जीन बैंक है कहाँ पर, स्टोर कहाँ पर किया जाता है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज जो न्यू दिल्ली में स्थित है, वहाँ पर ये जर्म प्लाज्म को हम क्या करते हैं, कंजर्व करते हैं। तो कहाँ पर कंजर्व करते हैं, इसको हम कंजर्व करते हैं, इसका कंजर्वेशन हम लोग करते हैं NBPGR में। ये कहाँ पर है, NBPGR नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, ये कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है। तो यहाँ पर सीड को क्या बहुत कम अमाउंट में स्टोर किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि ये जो जर्म प्लाज्म होता है इसको अलग अलग टाइप में डिवाइड किया गया है। तो इसको जो सबसे पहले डिवाइड किया गया है वो है लैंड रेसेस। तो जर्म प्लाज्म के जो टाइप होते हैं उसमें सबसे पहले आता है लैंड रेसेस। ये लैंड रेसेस क्या होती हैं, इन्हें हम देसी वेराइटीज भी बोलते हैं, हिंदी में से क्या बोलते हैं, देसी किस्म। लैंड रेसेस का मतलब हो गया, लैंड रेसेस का यहाँ पर मतलब हो गया कि जो भी पुरानी किस्में, याद करो कि जब भी सबसे पहले एग्रीकल्चर की जब शुरुआत हुई होगी तो कोई ना कोई वेराइटी तो रही होगी जिसको क्या किया होगा, कल्टीवेट किया गया होगा। तो उस टाइम पर जो वेराइटी कल्टीवेट की गई थी, सबसे प्रीमिटिव वेराइटी, सबसे प्राचीनतम वेराइटी जिनका सबसे पहले एग्रीकल्चर में यूज किया गया था, उनको क्या बोलते हैं, लैंड रेसेस बोलते हैं। तो ये क्या है, सबसे प्रीमिटिव वेराइटी है। प्रीमिटिव मतलब हो गया कि ये सबसे प्राचीनतम वेराइटी है। सबसे प्राचीनतम वेराइटी है। जब एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई थी तब इन वेराइटीज को क्या किया गया था, ग्रो किया गया था। इनमें किसी भी कोई भी ब्रीडिंग मेथड का यूज नहीं किया गया। तो इनके अंदर नो सिस्टेमिक यूज ऑफ ब्रीडिंग मेथड, इनके अंदर किसी भी प्रकार की ब्रीडिंग मेथड का इस्तेमाल नहीं किया गया। जैसे कि आजकल हम यूज करते हैं प्योर लाइन मेथड हो गया, मास सिलेक्शन मेथड हो गया, ऐसा कोई भी मेथड इनमें नहीं किया गया। तो ये वेराइटीज डेवलप कैसे हुई, तो ये वेराइटीज ओनली डेवलप हुई किससे, नेचुरल सिलेक्शन से। तो बात करते हैं ये वेराइटी किससे डेवलप हुई है, नेचुरल सिलेक्शन से ये डेवलप हुई है। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब होता है कि नेचर ने इन्हें सेलेक्ट किया है। और आपको पता होगा जब भी नेचर किसी चीज़ को सेलेक्ट करती है तो वो मतलब बेस्ट होता है, इनमें कोई आर्टिफिशियल सिलेक्शन नहीं है। आर्टिफिशियल सिलेक्शन का मतलब होता है जब मानव किसी भी वेराइटी को सिलेक्ट करता है तो वो क्या होगा, मानव किस तरीके से सेलेक्ट करता है, वो किसी एक स्पेसिफिक कैरेक्टर को लेता है और उसमें क्या करता है, इम्प्रूवमेंट करता है, वो हो गया आर्टिफिशियल सिलेक्शन। लेकिन नेचुरल क्या होता है, नेचुरल सिलेक्शन में जो भी इन्वायरमेंट कंडीशन है उसके उस नेचुरल कंडीशन में जो बेस्ट वेराइटी है, जो बेस्ट जीन है, जो वहाँ पर सर्वाइव कर रहा है वही जिंदा रहेगा। बाकी जो और अदर वेराइटीज़ हैं वो क्या हो जाती हैं, मर जाती हैं, वो वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाती। जो बेस्ट होता है वो क्या करता है, सर्वाइव करता है। तो इस तरीके से नेचुरल सिलेक्शन होता है। हम बात करें कि नेचुरल सिलेक्शन जो होता है उसमें टाइम भी काफ़ी लगता है कि मिनिमम 30 ईयर तक उसमें क्या होता है, नेचुरल सिलेक्शन होता है। वहीं हम आर्टिफिशियल सिलेक्शन की बात करें तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन जो होता है वो 10 से 12 साल के अंदर हो जाता है। तो नेचुरल सिलेक्शन में टाइम लगता है, लेकिन जो इससे वेराइटीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, बेस्ट होती हैं। बेस्ट कैसे होती हैं, इनमें क्या होती है, वाइडर जेनेटिक बेस होता है। वाइडर जेनेटिक बेस होता है। वाइडर जेनेटिक बेस का मतलब हो गया कि इनके अंदर जो विभिन्नताएं हैं, जो वेरिएशंस हैं वो ज़्यादा हैं। इनमें क्या होगी, इनकी एडेबिलिटी भी क्या होगी, वाइडर होगी, वाइडर एडेप्टेबिलिटी होगी। तो यहाँ पर लैंड रेसेस क्या हो गई, ये देसी किस्में हैं जो सबसे प्रीमिटिव वेराइटी हैं, जो सबसे पहले ग्रो की गई थी जब एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई थी। इनमें कोई भी सिस्टेमिक यूज नहीं किया गया ब्रीडिंग मेथड का, नो सिस्टेमिक यूज ऑफ ब्रीडिंग मेथड।
इनमें किसी भी ब्रीडिंग मेथड का सिस्टेमिक यूज नहीं किया गया है, बिना ब्रीडिंग मेथड के ही डेवलप की गई है। और ये किसके द्वारा तैयार होती है? नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा ये तैयार होती है। और इनमें जो वाइडर एडेप्टेबिलिटी होती है और वाइडर जेनेटिक इनके अंदर बेस होता है। तो ऐसी वेराइटीज़ को क्या किया गया? स्टोर करके रख लिया गया। स्टोर करके इसलिए रख लिया गया कि इन फ्यूचर जब कभी भी हमें इन जीन की ज़रूरत पड़ी किसी भी रिसर्च पर्पज़ के लिए, तो हम यहाँ से इन वेराइटीज़ का जो जेनेटिक मटेरियल है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारी आ गई सबसे पहले लैंड रेसेस। जब एग्रीकल्चर स्टार्ट हुई थी तब ऐसी ही वेराइटीज़ का क्या हुआ था? डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था। इसके बाद जो सेकेंड नंबर पर आती है वो हमारी आती है एब्सोल्यूट वेराइटी। सेकेंड वन आती है एब्सोल्यूट वेराइटी। एब्सोल्यूट वेराइटी के अंदर अगर इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अप्रचलित पुरानी किस्में। अप्रचलित पुरानी किस्में इन्हें बोलते हैं। ये होती क्या है एब्सोल्यूट वेराइटी? ये एब्सोल्यूट वेराइटी वो वेराइटी है जिनको ब्रीडिंग मेथड के द्वारा तैयार किया गया है, जिनको सिस्टेमिक ब्रीडिंग मेथड के द्वारा तैयार किया गया है। और ये अपने ज़माने में बड़ी पॉपुलर थी। हमने लिखा है कि अप्रचलित पुरानी किस्में, कि अब ये अप्रचलित हैं लेकिन अपने टाइम पर क्या थी? काफ़ी पॉपुलर वेराइटी ये रहा करती थी। तो अपने टाइम में ये पॉपुलर थी। तो ये इनको किसके द्वारा तैयार किया गया है? इनको तैयार किया गया है सिस्टेमिक ब्रीडिंग मेथड के द्वारा। सिस्टेमिक ब्रीडिंग मेथड के द्वारा इन्हें तैयार किया गया है। और ये अपने टाइम में क्या थी? पॉपुलर वेराइटी रहा करती थी। इनमें स्पेशल पॉपुलर वेराइटी थी अपने टाइम पर। फिर हम इसमें देखा जाए तो इनमें किस प्रकार का सिलेक्शन किया गया था? इन वेराइटीज में आर्टिफिशियल सिलेक्शन किया गया था। अगर हमने ब्रीडिंग मेथड यूज किए हैं मतलब कि हमने कहीं ना कहीं उनमें आर्टिफिशियल सिलेक्शन किया है। उस टाइम पर ये अच्छा यील्ड देती थी, लेकिन अभी कुछ इनसे भी पॉपुलर वेराइटीज आ चुकी हैं जिनका यील्ड इनसे भी अच्छा है। तो अपने टाइम पर ये बेस्ट थी लेकिन अभी इनका इस्तेमाल नहीं करते। अगर हम इनके एग्जाम्पल की बात करें, इसके एग्जाम्पल में आपने सुना होगा कि एनपी सीरीज की जो वीट की वेराइटी होती है, एनपी 1, 2, 3, 4, 11, 12, तो ये एनपी सीरीज की वेराइटी हो गई। एनपी सीरीज की वेराइटी जो किसकी वेराइटी है? वीट की है। किसकी वेराइटी है? ये वीट की है। ये इसका एक एग्जाम्पल है। वहीं हम बात करें कि K61 एंड K68, ये वेराइटी किसकी वेराइटी है? ये भी वीट की वेराइटी है जो उस टाइम पर अपने टाइम पर काफ़ी पॉपुलर थी। इनका काफ़ी इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन आज के टाइम में ये इतनी पॉपुलर नहीं है, इनका इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो हम लोग बात कर रहे थे कि जर्म प्लान की। अगर जर्म प्लान की हम लोग डेफिनेशन की बात करें तो जर्म प्लान होता क्या है? सम टोटल ऑफ हेरिडिटी मटेरियल, की जितना भी जेनेटिक मटेरियल है उसका सम टोटल जो कि आनुवांशिक होता है। तो सम टोटल ऑफ हेरिडिटी मटेरियल क्या है? जर्म प्लाज्म है। हमने इससे पहले इसके बारे में डिस्कस करना भूल गए थे, तो हम यहाँ पर पीछे जा करके इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि जर्म प्लाज्म क्या है? सम टोटल ऑफ, ये क्या है? सम टोटल ऑफ जेनेटिक हेरिडिटी मटेरियल। ओके, तो ये हमारा हो गया सम टोटल ऑफ जेनेटिक हेरिडिटी मटेरियल, कि जितना भी जेनेटिक मटेरियल है उसका सम जो कि क्या होता है? आनुवांशिक होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? जर्म प्लाज्म बोलते हैं। तो हमने एब्सोल्यूट वेराइटीज़ की बात की कि लैंड रेसेस की हमने बात की थी, एब्सोल्यूट वेराइटीज़ की भी हमने बात की। ये क्या होती हैं? आर्टिफिशियल सिलेक्शन के द्वारा डेवलप होती हैं। इनमें एनपी सीरीज वाली वेराइटीज़ आती हैं। सिस्टेमिक ब्रीडिंग मेथड के द्वारा ये डेवलप की गई हैं। अपने टाइम पर काफ़ी पॉपुलर रहा करती थी लेकिन अब नहीं है। तो हम नेक्स्ट में बात करते हैं कि वेराइटी अंडर कल्टीवेशन। लैंड रेसेस हो गया, एब्सोल्यूट वेराइटी होगी। तीसरे जर्म प्लाज्म के अंदर आज हम कौन सी वेराइटीज़ को स्टोर करते हैं? वेराइटी अंडर कल्टीवेशन।
वेराइटी अंडर कल्टीवेशन। तो इसके अंदर वो वेराइटीज आ जाती हैं जो अभी करंट में एट प्रेजेंट टाइम पर ग्रो की जा रही है। तो वेराइटी अंडर कल्टीवेशन में मतलब हो गई कि कृषि योग्य वेराइटीज किस्में जो आज के टाइम अभी इस्तेमाल की जा रही हैं। तो इनमें कौन सी किस्में आ जाएगी? वेराइटीज ग्रोइंग एट प्रेजेंट टाइम, जो अभी प्रेजेंट टाइम पर क्या करी जा रही हैं? ग्रो की जा रही हैं। तो अभी जो करंट में जो वैरायटी डेवलप की जा रही है वो किस प्रकार की है? तो उनमें ये तो श्योर है कि उनमें आर्टिफिशियल सिलेक्शन किया गया है। आर्टिफिशियल सिलेक्शन उनके अंदर किया गया है, लेकिन अभी जो वैरायटी है उनमें जो नैरो जेनेटिक बेसिस है, पहले की जो वैरायटी थी जो लैंड रेसेस में हमने बात की थी उनमें वाइडर जेनेटिक बेस था, लेकिन इन वैरायटी के अंदर क्या है? नैरो जेनेटिक बेस है। नैरो जेनेटिक बेस का मतलब हो गया कि विभिन्नताएं इनमें कम है। नैरो जेनेटिक बेस है और ये किसके द्वारा डेवलप की गई हैं? आर्टिफिशियल सिलेक्शन के द्वारा ही डेवलप की गई हैं। आर्टिफिशियल सिलेक्शन के द्वारा ये क्या की गई हैं? डेवलप की गई हैं। इनमें किसी स्पेशल कैरेक्टर के लिए क्या किया गया है? इम्प्रूवमेंट किया गया है। स्पेशल कैरेक्टर के इम्प्रूवमेंट की बात करें तो ये किसके लिए? जैसे कि कोई भी बायोटिक स्ट्रेस हो गया या एबायोटिक स्ट्रेस हो गया। बायोटिक स्ट्रेस की हम बात करें तो बायोटिक स्ट्रेस में क्या होता है? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो स्ट्रेस होता है, जैसे कि कोई फंजाई हो गया, कोई बैक्टीरिया हो गया, तो ये क्या है? लिविंग और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिनके द्वारा प्लांट में एडवर्स इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं? डिजीज कोज करते हैं। वहीं हम नॉन लिविंग की बात करें तो जैसे ड्रॉट स्ट्रेस हो गया, सेलिनिटी स्ट्रेस हो गया, ये सब किस में आ जाएंगे? एबायोटिक स्ट्रेस आ जाएंगे। तो जो करंटली कल्टीवेटेड वेराइटी हैं वो क्या है? बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेस के लिए रेजिस्टेंस है। तो इन वेराइटियों को किसके लिए डेवलप किया गया है? टू इम्प्रूवमेंट इन बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेसेस। तो ये हमारे इनमें इम्प्रूवमेंट किया गया है बायोटिक एबायोटिक स्ट्रेस। इसमें सारी चीज़ें आ गई जो भी डिजीज़ की वजह से डिजीज़ की वजह से जो लॉस हो रहा है, पेस्ट की वजह से लॉस हो रहा है, ड्रॉट या सेलिनिटी, इन सब करेक्टर में क्या किया गया? इसमें इम्प्रूवमेंट किया गया। तो ये हमारी होगी वेराइटी अंडर कल्टीवेशन। नेक्स्ट 4th नंबर पर जो हमारी आती है वो आती है स्पेशल जेनेटिक स्टॉक। स्पेशल जेनेटिक स्टॉक होता क्या है? अब हम इसकी बात करते हैं। तो 4th नंबर पे हमारे 4th नंबर पर आ गया स्पेशल जेनेटिक स्टॉक। स्पेशल जेनेटिक स्टॉक। स्पेशल जेनेटिक स्टॉक में हम बात करें तो हम इसमें ऐसी लाइनें डेवलप करते हैं, कुछ ऐसी लाइनें जिनमें क्या हो गया है? म्यूटेशन हो गया है। लाइनों का मतलब मैंने आपको अभी बताया कि ये वेराइटी ही होती हैं, लेकिन क्या जब रिसर्चर्स अपने लिए यूज करते हैं, जब एक ब्रीडर है वो किसी भी वेराइटी पर रिसर्च कर रहा है तो उसको लाइन नाम देता है, क्योंकि उस वक्त तक उसमें उस वेराइटी का नाम डिसाइड नहीं हुआ होता है, इसलिए वो उसको क्या नाम देता है? कोई भी लाइन नाम दे देता है। म्यूटेशन लाइन का मतलब हो गया कि कोई ऐसी वेराइटी है जिसमें क्या हो गया? म्यूटेशन हो गया, तो वो पहले वाली से क्या हो गई? डिफरेंट हो गई। तो इसके अंदर हम उन लाइनों को स्टोर करते हैं जिनमें क्या हो गया है? म्यूटेशन हो गया है। म्यूटेशन की वजह से उनमें क्या हो गया है? कोई भी चेंजेस हो गया, तो उसको हम स्टोर कर लेते हैं ताकि इन फ्यूचर हम उसका इस्तेमाल कर सके। या फिर जिसमें क्या हो गया है? क्रोमोसोमल एब्रेशन हो गया है। क्रोमोसोमल एब्रीवेशन हो गया है। अगर हम बात करें इसमें क्रोमोसोमल एब्रीवेशन में, इसके अंदर क्रोमोसोमल एब्रीवेशन क्या होता है कि उसके गुणसूत्र में कोई भी चेंजेस हो जाता है। क्रोमोसोमल एब्रीवेशन में 4 चीज़ें आते हैं। एक आती है क्रोमोसोमल डिलीशन। क्रोमोसोमल डिलीशन में मतलब हो गया कि कुछ डिलीट हो गया है। एक आता है डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन के अंदर हो गया कि कोई भी न्यूक्लियोटाइड या कोई भी सीक्वेंस है वो क्या हो गई है? डुप्लीकेट हो गई है, डबल हो गई है।
एक आता है ट्रांसवर्जन। ट्रांसवर्जन में क्या होता है कि जो प्यूरिन है वो पिरिमिडीन से क्या हो गया है, शिफ्ट हो गया है, प्यूरिन को पिरिमिडीन ने शिफ्ट कर दिया। एक आता है इन्वर्जन। इन्वर्जन के अंदर होता है कि वो उल्टा हो गया है, जो भी सीक्वेंस एक साइड से थी वो उल्टी होकर के बाइंड हो चुकी है। तो ये चारों आते हैं, ये क्या होते हैं इसके बारे में हम और आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे कि डिलीशन में क्या हो गया किसी एक न्यूक्लियोटाइड की, जैसे कि हमारे पास ये सीक्वेंस है GAATTCGC। ओके, ये हमारे पास सपोज कीजिए एक सीक्वेंस है, यहाँ पर एडेनिन जो था बेस पेयर उसका क्या हो गया, डिलीट हो गया। तो ये सीक्वेंस जो इसके जीन का जो सीक्वेंस था वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। डुप्लीकेशन में क्या होगा कि एडेनिन था, इसकी जगह पर एक एडेनिन और आ गया है, तो अब भी क्या हो जाएगा, ये एक से शिफ्ट हो जाएगा। इसमें फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन जिसको बोलते हैं, तो इसलिए शिफ्ट हो जाएगा। तो शिफ्ट होने की वजह से भी इसमें क्या हो जाएगा, इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो चेंज हो जाएगा। तो ये हो गया डुप्लीकेशन। डिलीशन में एक डिलीट हो गया, डुप्लीकेशन में एक एक्स्ट्रा आ गया। ट्रांसवर्जन में क्या होता है, जो प्यूरिन होता है वो पिरिमिडीन से स्थानांतरित हो जाता है या शिफ्ट हो जाता है। जैसे कि प्यूरिन की हम बात करते हैं तो क्या होते हैं, प्यूरिन होते हैं AG। एडेनिन और ग्वानिन को हम प्यूरिन बोलते हैं, साइटोसिन और थायमिन को हम क्या बोलते हैं, पिरिमिडिन बोलते हैं। इसको हम इस तरीके से याद रख सकते हैं, AG सुनो थे, AG सुनो थे। कोई लड़की है और वो अपने हस्बैंड को बोल रही है AG सुनो थे, तो आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हो, AG सुनो थे। इसको A से क्या हो गया, एडेनिन हो गया, G से ग्वानिन हो गया, C से साइटोसिन हो गया और T से थायमिन हो गया। अब हम इनकी बात करें, जो स्टार्टिंग के दो होते हैं वो क्या होते हैं, प्यूरिन होते हैं, और साइटोसिन और थायमिन क्या होते हैं, पिरिमिडीन होते हैं। ओके, तो ये थायमिन और पिरिमिडीन हो गए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, तो ये सारी चीज़ें होगी क्रोमोसोमल एब्रेशन के द्वारा या म्यूटेशन के द्वारा। इसके अलावा जो भी बायोटेक्नोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा जो हम वेराइटी तैयार करते हैं वो भी स्पेशल जेनेटिक स्टॉक में ही आ जाते हैं। तो वेराइटी जो किससे तैयार की जाती है, बायोटेक्नोलॉजी से जो वेराइटी डेवलप की जाती हैं वो भी किसके अंदर आ जाती हैं, स्पेशल जेनेटिक स्टॉक के अंदर आ जाती हैं। तो यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आई। तो हम इसका जो एक लास्ट है उसकी बात हम करते हैं, 5th टाइप इसका क्या होता है। तो इन सब को भी हम स्टोर करके रख लेते हैं ताकि इन फ्यूचर हमें जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक हमारा आता है वाइल्ड टाइप, 5th नंबर पे हमारा आता है वाइल्ड टाइप। तो वाइल्ड टाइप में क्या होगा, इसमें हम वाइल्ड रिलेटिव्स को क्या करेंगे, स्टोर करके रखेंगे। कोई भी वेराइटी है वो डेवलप हुई है, कहाँ से डेवलप होगी, वो कहीं ना कहीं उसकी वाइल्ड स्पीसीज से ही डेवलप हुई होगी। तो ऐसा माना जाता है कि हर वेराइटी का कहीं ना कहीं उसकी जंगली प्रजाति रही होगी, उस वेराइटी से वो डेवलप हुई है। तो उसकी जंगली प्रजाति है उसको भी हम स्टोर करके रखेंगे। इन फ्यूचर कोई भी अगर उसमें चेंजेस आता है तो वहाँ से हम उस जीन को इस्तेमाल कर सकते हैं फ्यूचर में। ओके, तो हम इसमें क्या करते हैं, वाइल्ड रिलेटिव्स को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। कोई भी वेराइटी है उसके वाइल्ड रिलेटिव्स को या उसके जो पूर्वज हैं उनको भी हम क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। वाइल्ड रिलेटिव्स को स्टोर करके रखते हैं और इसका काम यही होता है, वाइल्ड जो रिलेटिव्स हैं इसके अंदर जो वेरिएशन है, जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है और बहुत यूजफुल जो जीन होते हैं वो हमें इनकी वाइल्ड स्पीसीज या वाइल्ड टाइप में देखने को मिलता है। तो ये हमारे 5 टाइप हुए कि जर्मप्लाज्म के किस किस फॉर्म में हम जर्मप्लाज्म हमें मिलता है और उसको हम स्टोर कर सकते हैं। फिर हम कि जर्मप्लाज्म कंजर्वेशन किस तरीके से करते हैं, जैसे कि इन सीटू और एक्स सीटू, उसकी बात हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इससे पहले हम एक बात और कर लेते हैं कि ये जो जर्मप्लाज्म होता है, जर्मप्लाज्म ये होता क्या है, इसकी बात हमने कर ली। ये क्या है, सम टोटल ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जो क्या है, हेरिडिटी है। सम टोटल ऑफ जेनेटिक हेरिडिटी, जेनेटिक मटेरियल ही क्या है, हमारा जर्मप्लाज्म है। जर्मप्लाज्म ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, कि ये इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ये क्या होता है, 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा टाइप का होता है, एक होता है इंडिजियस और एक होता है एक्जोटिक जर्मप्लाज्म। इंडिजियस मतलब कि देसी जर्मप्लाज्म, इंडिजियस, और एक हमारा आ जाएगा एक्जोटिक
जर्म प्लाज्म। हम बात करें इंडिजियस जर्म प्लाज्म में हम क्या बोलते हैं, जो भी जर्म प्लाज्म हम कंजर्व कर रहे हैं, जिसका कंजर्वेशन हम कर रहे हैं, अगर वो हमारी ही कंट्री का, सेम कंट्री का से उसकी ओरिजिन है तो उसे बोलते हैं इंडिजियस। अगर वो दूसरी कंट्री का है तो उसे क्या बोलते हैं, एक्जोटिक। सेम कंट्री, जैसे कि कोई वीट की वेराइटी है, अगर वो वीट का वेराइटी का हम जर्म प्लाज्म जो स्टोर कर रहे हैं वो हमारी ही कंट्री की वेराइटी है, हमारी कंट्री ने ही उसे डेवलप किया है, तो वो क्या हो गया, इंडिजियस। वहीं अगर वही वेराइटी अगर हम दूसरी कंट्री से लेकर के आ रहे हैं, हमारे यहाँ पर वो वेराइटी नहीं है लेकिन किसी दूसरी कंट्री में वो ग्रो करवाई जा रही है और बेस्ट वेराइटी है, तो हम क्या करते हैं, दूसरी कंट्री से ला करके उसको क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, तो उसे बोलते हैं एक्जोटिक जर्म प्लाज्म। तो इसमें क्या हो जाएगा, सॉरी, इंडिजियस, इंडिजियस इंडिजियस जर्म प्लाज्म, ये क्या है, सेम कंट्री से। इसमें कंट्री क्या होगी, इसकी ओरिजिन, मतलब सेम कंट्री का ही है और सेम कंट्री में ही इसको क्या किया जा रहा है, स्टोर किया जा रहा है। वहीं हम बात करें तो ये क्या होती है, अदर कंट्री से इसको मंगवाया गया है और फिर स्टोर किया गया है। ओके, ये अदर कंट्री का हो गया। तो ये आज का हमारा टॉपिक हुआ। आज की क्लास में हम इतनी ही बात करेंगे। अगर आपको टॉपिक समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, और अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आया हो तो भी आप कमेंट में उसको मुझसे पूछ सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत। हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।